नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमेशा की तरह द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24/7 और चैक्स सिंप्लीफायर्स के सौजन्य से मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से उपस्थित हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चैक्स, सारे हमारे लिसनर्स को इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ। और दुनिया में वैसे तो इस बार इतनी स्पीड से कुछ नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी देख लेंगे और अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है इस पे एक नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन एक जगह पे हिंदुस्तान को हमेशा जरा सी हम लोग पीछे रहे हैं, वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी। हालांकि कावेरी इंजन के बारे में कई दशकों से काम चल रहा था। 2014 के आसपास कावेरी के ऊपर हमने डिसाइड किया कि नहीं, कावेरी 1.0 जो था वो स्केल अप नहीं हो रहा था, जितनी थ्रस्ट चाहिए थी उतनी थ्रस्ट नहीं मिल रही थी। इसलिए डिसीजन लिया गया कि हम G404 इंजन लेंगे। पहले 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया। जी ने बोला, साहब आपके लिए तो हमें पूरी नई लाइन लगानी पड़ेगी, इसलिए आप ऑर्डर बढ़ा दीजिए। तो हमने ऑर्डर बढ़ा भी दिया। कोविड आया। कोविड के बाद उन्होंने कहा कि साहब हमारी जो सप्लाई लाइन्स है वो डिसरप्ट हो रही हैं। इस सब के बावजूद, इतने सालों के बावजूद हमारे पास कितने इंजन आए हैं? 9। प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर इस साल के आखिर तक हम आपको 24 दे देंगे। लेकिन एक तरीके से आप देखिए, तेजस का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमारा प्रोग्राम पीछे हो गया है। इतना ही नहीं, हमने तेजस मार्क 2, उसके और आगे जाके एमका, टेड-बीएफ, दैट इज ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इन सबको हमने डिजाइन किया है। और डिजाइन किया है G414 इंजन के इर्द गिर्द, क्योंकि जब तक दिल नहीं होता तब तक हवाई जहाज नहीं बनता। हवाई जहाज डिजाइन किया जाता है उस दिल के इर्द गिर्द, कि उसका इंजन की लंबाई क्या होगी, कहाँ पे उसके इंटेक्स होंगे, कहाँ उनका ये बाकी पाइपलाइंस आएंगी, उसके हिसाब से आप फ्यूजलाज डिजाइन होता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पावर के केबल्स होते हैं, सब कुछ वहां पे डिजाइन होता है। आपने ये कर दिया 414 के पास। 414 के इंजन का उन्होंने क्या किया, पहले 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फलाना ढिमकाना सब बातें चल रही थी। फिर उन्होंने सडनली कह दिया कि हम आपके ऊपर जो कॉस्ट है इसको करीब करीब 3 गुना बढ़ा देते हैं और $200 मिलियन का एक इंजन आएगा। 80 से बढ़ा दिया उसको। तो साफ दिखाई दे रहा है कुछ तो खेल है। ऑब्वियस है कि हमको कहीं ना कहीं इंजन टेक्नोलॉजी में बढ़त खुद करनी पड़ेगी। और जो कावेरी इंजन ठंडे बस्ते में था वो रिवाइव हुआ। उसके साथ साथ सैफरन के साथ भी पार्टनरशिप की बात होने लगी, रोल्स रॉयस की बात हुई। अब ये आप किस तरह से देखते हैं पूरे मसले को? गो अहेड प्लीज। जी, ये जो कावेरी की कहानी है, कावेरी 1 और कावेरी 2, ये इसको अगर आप देखें तो ये शुरू होती है आपकी 1984-86 से 1986 से। और GTRE, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का है, उसने ये बेड़ा उठाया था और गवर्नमेंट से फंडिंग ली थी कि हम अपने जो MiG-21 का रिप्लेसमेंट तेजस है, तेजस के लिए इंजन हम बनाएंगे। तो उन्होंने जो बनाया इंजन, फाइनली जो तेजस के साथ साथ फिट करने के लिए बनाया, जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें 4 फील्ड्स में उसका फेलियर पाया गया था। एक तो उसका वेट ज्यादा था, उसका थ्रस्ट कम था, मतलब कि वो अपने वेट तो भारी करेगा ही करेगा, लेकिन ताकत भी इंजन को वो कम देगा। और उसमें हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है वो इंजन जो है वो, जिसको हम बोलते हैं, फुट फुट करता था, वो एक स्मूथ कंबस्शन नहीं कर रहा था। और उसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी और फ्लूइड फ्लो की हाई एल्टीट्यूड में, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो फिट नहीं हो पाया। और काफी सोचने के बाद हमने उस इंजन को साइड में रखा और कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग भी कम होके G404 की तरफ हम लोग बढ़े थे। अभी कहते हैं कि जब लोगों ने पूछा कि ये क्यों फेल हुआ था, तो इसके 3-4 कारण और भी थे। पहली बात तो GTRE ने हाँ तो बोल दी थी, लेकिन उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इंजन बनाएंगे, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है, क्योंकि जो टेस्टिंग फैसिलिटी होती है उसमें पहले एक आर्टिफिशियल विंड टनल होती है जिसमें कि इंजन को अंदर डालते हैं और विंड स्टिमुलेशन होता है।
दूसरा, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग जब बन जाता है उसके लिए स्पेशल चैम्बर्स होते हैं और हवाई जहाजों पे भी ले आना पड़ता है, उसके लिए रशा ले जाना पड़ता था। तीसरा, मेटलर्जी जो हमारी थी उस समय टरबाइन वगैरह बनाने के लिए बहुत हाई लेवल की मेटलर्जी चाहिए होती है, वो हमारे पास 86 में नहीं थी। तो इन सब चीजों के कारण ना तो हमारी टरबाइन ठीक से बन पा रही थी, ना हमारा कंप्रेसर ठीक से बन पा रहा था, और जो उसका कोर है जहां कंबस्शन होता है वहां पे हम उतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारणवश ये डाउन हो गया, और जब G404 की तरफ गए तो कावेरी को भी लोगों ने लो बर्नर पे डाल दिया, और इसीलिए हम जो है भी 404 पर टके। लेकिन जब हमने 404 के अमेरिका का रुख देखा है और राजनाथ सिंह जी ने जब इसका रिव्यू किया है, तो कई चीजें हैं जो इतने दशकों में हमारे साइंटिस्ट ने सीख ली हैं, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 देशों के पास इंजन टेक्नोलॉजी है, और ये किसी को कोई कोर्स नहीं चलता, ना किसी को ये कोई देता है एज अ TOT या कुछ, तो खुद ही सीखना था। तो हमने जो अपना पहला कावेरी इंजन बनाया है उससे हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, हमारे साइंटिस्ट ने नॉलेज गेन की है, और इतने दिनों में अभी हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम ऐसा है कि हम मेटलर्जी में भी ठीक हो गए हैं, हमारे लाइट वेट हो सकता है, और जो हम टरबाइन टेक्नोलॉजी है उसमें भी ऊपर चले गए। और ये सब देखते हुए अभी बात चली है कि चाहे आपका जो कावेरी 1 था उस इंजन को छोड़िए मत, उससे जो है हम लो पावर अपने जो घातक UCAV वगैरह बनाना चाहते हैं, अनार्म्ड कॉम्बैट व्हीकल, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और कावेरी 2 अभी हम एक शुरू करेंगे जिसमें कि बिल्कुल सब कुछ नया होगा। जो जो कमियां हमें मिली थी कावेरी 1 के चलते चलते, वो हम इनको ठीक करके आएंगे। मेटलर्जी है, एक वो है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन जो होता है वो होना चाहिए, और जो कंप्रेसर का वेट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ करते हुए इन्होंने डिसाइड कर लिया है, और काफी टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज कावेरी 1 के चक्कर में इन्हें बन गई है। तो अभी बिल्कुल सक्षम है कि हम एक हल्का लेकिन ज्यादा पावर वाला 90 किलोटन की पावर वाला जो है आप इंजन बना सकते हैं आफ्टर बर्नर। तो ये सब चीजें देखते हुए हमने बोला है कि कावेरी 1 का इंजन जो है, अच्छा, इंजन की एक खासियत होती है कि नॉर्मल चलने के लिए उसका इंजन अलग से होता है, और एक उसमें एडिशनल यूनिट फिट होती है जिसको आफ्टर बर्नर कहते हैं, जिसमें और फ्यूल अगर छोकते हैं तो उसको एकदम से जेट को एक एक्सेलरेशन मिलता है। तो अभी कावेरी इंजन को, कावेरी 1 को हम आफ्टर बर्नर नहीं कर पाए थे, तो उसको हटा के सिर्फ उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसको ड्राई पोर्शन बोलते हैं, ड्राई इंजन, उसके साथ ही हम UCAV में लगाएंगे। और जो हमारा कावेरी 2 इंजन, जिसको हम, ये इसी का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये 0 से दोबारा शुरू होगा। इसका कोर जो है वो हम अभी मास्टर कर चुके हैं, हमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी मास्टर कर दी है, और उसके जो हमें टरबाइन बनाने वो हमने मास्टर कर दिया है। तो अब हम दोबारा ये बनाएंगे 0 से, और ये जब आ जाएगा तो जब हमारे तेजस में जो G404 इंजन आज के तारीख में फिट है, और जब ये 2035 तक जब ये पहले रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू हो जाएंगे, ये इंजन की जगह आपको नया इंजन लगाना है, उस समय तक हमारा कावेरी 2 जो है, जो नया हम डिजाइन कर रहे हैं, वो तैयार हो जाएगा इस तेजस में फिट होने के लिए, और हमें जो अमेरिकन डिपेंडेंस है उससे छुटकारा मिल जाएगा। और फिलहाल जो हमारी आगे की बात हो रही है एमका के लिए, जो हमारा फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट है 5th जनरेशन एमका, उसके इंजन के लिए हम जो है अभी बात कर रहे हैं। पहले तो हमारी बात हुई थी साफरान के साथ HAL की और को डेवलपमेंट की, और साथ ही में ब्रिटेन का रोल्स रॉयस जो है उसने अभी ऑफर किया है विद फुल TOT एंड जॉइंट R&D एक इंजन जो कि आपका 210 तक की, आपको वो 110 तक की आउटपुट देगा विद आफ्टर बर्नर। और उसके लिए जो है रिलायंस के साथ अभी हमें खबर आई है कल परसों में कि एक टाई अप हो चुका है। तो जिस देश को अगर एयरफोर्स को इंडिपेंडेंट होना है और बाहरी ताकतों पे निर्भर नहीं होना है, बहुत जरूरी है कि हम अपना इंजन खुद बनाएं,
तभी हमारी एयरफोर्स जो है वो एक स्वतंत्र और सुदृढ़ एयरफोर्स होगी और ऑटोनॉमी हम रख सकते हैं। नहीं तो इंजन के चक्कर में कभी भी अमेरिका हमारे गला दबा सकता है और दूसरे देश जो है वो कभी भी पूरी आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो ये अच्छी बात है कि आज की तारीख में चाहे हम 4on4 से चलेंगे, लेकिन 10 साल बाद, 9 साल बाद हम अपने ही बने हुए इंजन से अपने फाइटर जेट्स को फ्यूचर में फ्लाई करेंगे। देखिए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें यहाँ पे 3-4 चीजों की और अहमियत आती है। नंबर एक, कावेरी 2.0 जो है ये आफ्टर बर्नर के साथ तेजस मार्क 1A का रिप्लेसमेंट इंजन बनेगा, क्योंकि G404 के साथ आप डिपेंडेंसी अपनी खत्म करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जी के साथ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि 414 आगे चलता रहेगा कुछ साल तक। दूसरी बात आती है, आपको जो हवाई जहाज है उसका डिजाइन सारा का सारा इंजन के आसपास ही होता है, इंजन के मद्देनजर रखते हुए होता है। नेचुरली कावेरी 2.0 में तो हम वो सब चीजें महत्वपूर्ण तरीके से काम करेंगे, क्योंकि कावेरी 2.0 में तकरीबन 200 किलो का वेट कम करने की बात है। उसका जो ड्राई थ्रस्ट है वो 40 किलो न्यूटन से बढ़ा के 60 प्लस किलो न्यूटन होगी, और वेट थ्रस्ट जो है वो 90 प्लस हो जाएगी, जो तेजस मार्क 1A के लिए काफी है। जो आपका साफरान के साथ जो पार्टनरशिप चल रही है और काफी अटकलें लग रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में बात करेंगे 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से, हालांकि बात नहीं हुई है। उन्होंने जरूर ये मेंशन किया था कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस तरह देखिए, 3 अलग अलग दिशाओं में काम चल रहा है। एक कावेरी 2.0 जो अब है, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा आपका चल रहा है साफरान के साथ, और तीसरा मोस्ट इंटरेस्टिंग है इंटेंट। अभी तक समझौता नहीं हुआ है, इंटेंट है कि रोल्स रॉयस अपना बनाएगा रिलायंस के साथ एक पूरा इंजन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी, जिसके बारे में अभी बात ज्यादा नहीं हुई है। देखिए, हम लोग जो हैं हमारे वॉरशिप में भी वो गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ये इंजन हम लाते हैं यूक्रेन से, रशियन इंजन से। यूक्रेन में उनकी फैक्ट्री थी, हम यूक्रेन से लाते थे। हमें इन इंजन का रिप्लेसमेंट भी जरूरत पड़ेगी। ये रोल्स रॉयस ने पहले भी प्रॉमिस किया था। इसके साथ साथ जो है हमने एक नया दृष्टि, जो ये नया रास्ता अपनाया है वो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, वो है वो कंटिन्यूअस डेटोनेशन इंजन, जिसका अभी स्केल कम है लेकिन आगे बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ आपने एक छोटा पार का टर्बोफैन इंजन भी बनाया है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने। तो साफ दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में हम लोग मिशन मोड पे चल रहे हैं। यहां हम मिशन मोड पे भले ही हो, एक मिशन और चल रहा है, वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में पहले यूनुस की सरकार आई थी, उसने जानबूझ के हिंदुस्तान को, भारत को नीचा दिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए, उंगली करने के लिए बहुत सी चीजें की। उसके बाद अब तारिक रहमान की सरकार आई है, तारिक रहमान ने वही पॉलिसी एक्सपैंड की है, उसी को कंटिन्यू किया है। पहले हिंदुस्तान सबसे पहले न्योता हिंदुस्तान ने दिया था, लेकिन ये चले गए पहले मलेशिया और पहुंच गए चीन। चीन में जाके उन्होंने मोंगला पोर्ट है, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट है, वहां वो सब चीन को दे दिया। चीन के साथ रिश्ते घनिष्ठ करने के लिए उन्होंने चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका ऊपर भी बात करनी शुरू कर दी। सडनली होता क्या है? सडनली होता यह है कि जो उनके 2 फ्लोटिंग ऑयल गैस के रिग्स थे, उनमें आग लग जाती है 21 जुलाई को। ये आग इतनी भीषण है कि उसकी प्रोडक्शन जो है 50% से कम हो जाती है। गैस की सप्लाई कम हो गई। गैस की सप्लाई के साथ साथ हो गया कि भाई गैस नहीं है तो आप कोयला इस्तेमाल करिए, या कोयला का उनके पास है नहीं तो तेल इस्तेमाल करिए। तेल इस्तेमाल करे तो उनका 13 गीगावाट्स का टोटल पावर कंजम्पशन है। उनको आज की तारीख में 3 गीगावाट की शॉर्टेज है, मतलब तकरीबन 20-22% का पावर शॉर्टेज। डीजल नहीं है। हमारी फ्रेंडशिप पाइपलाइन से हम डीजल उनको देते हैं, हमने ट्रीटी कर रखी है कि हम इतने डीजल देंगे, हम ज्यादा दे सकते हैं लेकिन हम दे नहीं रहे हैं।
अडानी के साथ उनका झगड़ा चल रहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो अडानी का हम आपको बिजली भी नहीं देंगे। इस सब के बीच में बांग्लादेश सडनली हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ाता है। उनके मिनिस्टर बात करते हैं कि भाई हमें डीजल और दे दीजिए, 30,000 टन और डीजल दीजिए। इस बीच में इंटरेस्टिंगली RNW का की चीफ जो हमारे हैं वो पहुंच जाते हैं बांग्लादेश। यहां पे क्या बात होती है, हालांकि बिल्कुल साफ साफ कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन साफ जाहिर है कुछ हमारे जो बेसिक कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की बात की होगी। इस सब को आप किस तरह से देखते हैं अभी? जी, स्टार्ट करते हैं अपने रॉ के जो चीफ हैं जैन साहब अभी वहां गए थे और एक दिन उनकी मीटिंग हुई और वापस आ गए। तो इसमें वैसे तो उन्होंने बोला है रूटीन है, क्योंकि उनके भी DGFI इधर पे आए थे और बातचीत करके चले गए थे। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान के ISI वाले वहां पे आ रहे हैं, हेडक्वार्टर बना रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ऐसी बात है नहीं कि इंडिया को वहां की कोई इंटेलिजेंस है नहीं। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, वहां की जो जनता है उसमें अभी भी आवामी लीग के लोग तो हैं, वो 60% से ज्यादा है, उनको वोट नहीं करने दिया, वो अलग बात है। तो वो पॉपुलेशन में इंडिया का सपोर्ट है। जैसे मुक्ति वाहिनी तब थी 71 की लड़ाई में, आज के तारीख में भी शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी को दबा रखा है, लेकिन वो है और फंक्शनल है। तो हमारे वहां की जो इंटेलिजेंस वहां की है वो हमें कोई कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाइना के पास चले तो गए वो, पर रहमान को अब समझ में आ रहा है कि जो दाल रोटी खाना पानी जो दाल है वो कहीं चाइना वाइना से नहीं आती है। उनके जो सर्वाइवल और सबसिस्टेंस के लिए जो उनको चाहिए वो चीज सिर्फ भारत दे सकता है। बिजली अगर उनकी खपत का कम हो गई है तो इंडिया से ही जा सकती है, ना चाइना से आ सकती है, ना नेपाल से आ सकती है। उसने नेपाल से डायरेक्टली ज्यादा लेने की भी कोशिश की थी, इंडिया ने उसमें बोला था हमारी परमिशन के बिना नहीं जाएगी। बिजली की ये बात हो गई है। बाकी अभी भी वो पैसा तो दे नहीं रहे। जो हम अडानी से बिजली दे भी रहे हैं वो अपने सोवरेन डेट करके निकाल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। डीजल की एकदम से खत्म हो गई थी, हमने उनको डीजल की खेप दी थी। उसके अलावा अगर कल वहां पे कोई खुदा ना खास्ता कुछ HADR या कोई कैलामिटी आती है तो सिर्फ इंडिया है जो वहां पे रिस्पॉन्ड कर सकता है इन टाइम। तो और ज्योग्राफी यही बताती है कि तीनों तरफ से इंडिया आपके है। वही आपका जो है, इतनी छोटी सी कंट्री है, कोई डेप्थ और रेजिलियंस नहीं है। तो आपको जब भी कोई जरूरत होगी आप और कहीं नहीं, अगर इंडिया के साथ अपने रिश्ते ठीक करोगे तो आपकी खुद की इकोनॉमी भी ठीक चलेगी। शायद रहमान जी को चाइना जाने के बाद ये याद आ गया है कि वो आके आपको वहां प्रोजेक्ट बना देगा, उस प्रोजेक्ट पे आप पे साइन करा देगा, लोन कंडीशन वगैरह, और अपना वो जो है एजेंडा चलाएगा। चाइना को कोई लव लॉस नहीं है अगर कल बांग्लादेश डूबता है होता। उसको चाहिए बांग्लादेश के थ्रू, म्यांमार के थ्रू जो कॉरिडोर आएगा तो उसको वार्म वाटर चाहिए, इंडियन ओशन में उसको एंट्री चाहिए जो कि वो वहां से लेगा। और उसके शिप्स जो आते हैं मलक्का से भी, उनके लिए भी वहां पे शिप्स और सबमरीन्स के लिए उसको बेस चाहिए। और इंडिया को तंग करने के लिए वहां पे कंट्रोल चाहिए। लेकिन जहां तक बांग्लादेश को है, उसको अपने लोगों को खाने पीने नौकरी या फिर अपने जो एक्सपोर्ट के जो उसके गेटवेज हैं वो सब इंडिया कैलकाटा के थ्रू होते थे। हाँ, यहाँ तक कि जो उनके अर्जेंट एक्सपोर्ट्स होते थे टेक्सटाइल्स के भी, वो इंडियन एयर फ्रेट के थ्रू जाते थे, क्योंकि एक हवाई जहाज में उनके पास इतना वॉल्यूम नहीं होता था कि पूरा भर के जाए। वो कैलकाटा आते थे, वहां पे इंडियन जो फ्लाइट जाती थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनके साथ उनके कार्गो में अर्जेंट उनके मर्चेंडाइज जाते थे, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अभी एक स्टेप आगे, 2 स्टेप फिर वो पूछते हैं। नीचे जमात उनके बैठी हुई है जो उसको डायरेक्शन देती है, उसको कंट्रोल कर रखा है प्राइम मिनिस्टर को। तो असमंजस में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो शायद रियलाइज कर रहा है कि दाना रोटी और ऑक्सीजन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो इंडिया से ही मिल सकती है, ना कि कोई दूर से देश आके उसको कुछ कर सकता है। और इंडिया से इतने सालों तक अच्छे रिलेशंस के जो उसके बेनिफिट थे, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की इतनी बढ़िया, वो तभी हो सकती है जब वो दोबारा हिंदुस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखे। और हिंदुस्तान ने कभी किसी को तंग नहीं किया, ना किसी की जमीन हथियाने, ना उनकी इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश की है। जब ये अभी बांग्लादेश को अगर ये समझ में आ रहा है
तो अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस को बैलेंस करते हुए इंडिया के साथ अगर ठीक ठाक रखें तो ठीक रहेगा। शेख हसीना एक बहुत बड़ा इशू है जो इंडिया ने बोला ठीक है हम कंसिडर करेंगे। शेख हसीना ने बोल ही दिया मैं दिसंबर में आ रही हूँ। तो जो भी होगा वो तो एक दूसरा पहलू है, लेकिन फिलहाल रोटी कपड़ा मकान दाना पानी जो रहना है, फर्टिलाइजर गैस इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में है। अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, उसी को फायदा है, इंडिया को कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। जी हाँ, वो तो सही है कि इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं है। हमारे अपने कंसर्न्स हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी जो हमारे घर में हमारे देश में घुसपैठ करके आए हैं उनको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट में वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऊट पटांग के काम कर सके ताकि हम हिंदुस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर डाला जा सके, वो सब सही है। आपने बिल्कुल सही आका है कि तारिक रहमान के सामने एक कंपल्शन दिखाई देता है एक तरीके से कि वो अपने आप को डिप्लोमेटिकली भारत से जरा दूर रखे, लेकिन उसको मटेरियली पता है कि बिना भारत के उसका काम नहीं चल सकता। इस सब के बीच में आपने सही कहा, शेख हसीना शेख हसीना का देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। अगर वो दिसंबर में जाती हैं, उनको कुछ भी होता है तो तारिक रहमान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, इलेक्शन जब हुआ था वो पार्टी जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी उसको आपने अलग कर दिया। अगर अब बांग्लादेश में जाके शेख हसीना कहती हैं कि वो इलेक्शन बिल्कुल नाजायज थे, एक बार फिर से इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन होते हैं तो तारिक रहमान की कुर्सी हिल सकती है, जमायत की कुर्सी हिल सकती है। तो एक तरीके से आप देखिए बांग्लादेश के सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। इस सब के बीच में क्या हम बांग्लादेश के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि देखिए तारिक रहमान ने इतने दिन के बाद भी भारत का न्योता स्वीकार नहीं किया है। भारत ने उनको बुलाया था ब्रिक्स समिट के लिए, उसमें भी उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया है। लेकिन स्वीकार करे ना करे, नेपाल में कुछ और होने लगा है। वहां पे वहां की सरकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि गोरखा को आप अग्निपथ स्कीम में एंगेजमेंट करने का मौका फिर से दिया जाए। इस सब के बीच में भारत के बॉर्डर के साथ साथ हाल ही में राइटिंग हुई थी, साफ दिखाई दे रहा है आईएसआई का हाथ है और बहुत बड़ा हाथ है। वहां पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंजेस हो रहे हैं। एक तरफ भारत ने बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक कहा है कि जो भी मदरसा होगा उसको आप रजिस्टर करिए, हम उसका चेक करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उल्टे तरफ में मदरसे के आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इस सब से साफ दिखाई दे रहा है कि नेपाल को पहली बार शायद बिल्कुल साफ एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो करीबी रिश्ते हो रहे थे आईएसआई के साथ, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप काफी करीब हैं उस एरिया के कारगिल, बताइए आप इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे पहले भी हमने बताया था कि नेपाल के मेरे पाकिस्तान के साथ मिलिट्री रिलेशन तो रहे, मिलिट्री एक्सचेंज रिलेशन रहे, यानी कि एक दूसरे की ट्रेनिंग एकेडमी में वो लोग आते जाते रहते हैं। और नेपाल के कैडेट्स, नेपाल के ऑफिसर्स, उनकी जो डिफेंस कोर्सेज हैं उनको अटेंड करते हैं सीनियर लेवल तक भी। और उनके जो एल्यूमिनाई है, जो उनके पढ़े हुए वहां पे पाकिस्तान के हैं, उनके पाकिस्तान एम्बेसी जो है काठमांडू में उन लोगों को बुला के एल्यूमिनाई के एसोसिएशन भी करती है। अगर आप समझिए कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो होस्ट करते हैं एक्स नेपाल चीफ और बाकी लोगों को काठमांडू के अंदर, और उनका आना जाना बिल्कुल नॉर्मल है। इसको आप इंडिया से कंपेयर कीजिए, अगर आप और मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में आसपास भी चले जाएं तो उसके क्या अहमियत या मायने होते हैं। तो इसी क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल था, नेपाल इंडिया भी भेजता है, पाकिस्तान भी भेजता है, और इस बीच में जो गवर्नमेंट्स आई हैं तो आईएसआई की एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं उस इलाके में, खासकर तराई में जो आपने बताया 50 किलोमीटर इधर उधर जितने मॉस्क एकदम से निकले हैं, जितने मॉस्क खड़े हो गए हैं, और जो 5% मुस्लिम आबादी है नेपाल की, नेपाल में करीब 82% तो
हिंदू हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं और बाकी 5% जो है वो आपके मुस्लिम्स हैं। और इस बीच बांग्लादेश से भी उनकी गहमा-गहमी अच्छी रही थी और कहते हैं कि ये जो अभी जो दंगे हुए हैं जिसमें ये कांवड़िया जैसे हमारे होते हैं उनके भी जल लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, जो उनके ऊपर मस्जिदों से जो है ऐलान हुआ और पत्थरबाजी भी थी। उसी से इतने शहरों में बिहार के अक्रॉस जो बॉर्डर है वहां पे ये शुरू हुआ है। मुस्लिम हाई कंसंट्रेशन वाला इलाका है और यहाँ पे 6 हफ्ते पहले ही एक आईएसआई का जिसको स्टूज मानते हैं वो एक क्लेरिक वहां पे आया था और उसने काफी वहां पे जो भी ये करते हैं मदरसों में जाके स्पीच वगैरह दी थी। उसका नाम है कुछ मोहम्मद इलियास गुमन, वो आया था और वो नॉन आईएसआई का वो एसेट है, तो उसने आके भड़का के ये दंगे किए हैं और इस बात को अभी संज्ञान में नेपाल की सरकार ने भी लिया है, इंडिया ने भी उनको चेताया। तो ये जो दंगे हुए थे ये भी कहते हैं कि आईएसआई के द्वारा इंजीनियर किए गए थे। तो ये नेपाल में इसको लेके एक बहुत आक्रोश आया है और वो जो बाहर से आए मुसलमान हैं उनको भगाने की बात कर रहे हैं, कईयों को निकाल भी दिया है और वापस नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बहुत ऊंची आवाज है, क्योंकि जब तक राजा थे, मोनार्की थी, एक हिंदू राष्ट्र था। जब कम्युनिस्ट आए उसके बाद इसको वो बना दिया था कि ये एक सेक्युलर कंट्री होगी और उसके बाद से ही जो तराई का इलाका है इन इलाकों में बाहर से जो आने लगे बांग्लादेशी वगैरह ये काफी आने लगे थे और अब शायद वो सरकार जो है इस चीज पे भी अभी ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर अनरेस्ट ऐसे शुरू हो गया तो देश की अखंडता पे भी फर्क पड़ता है और मेजोरिटी वाले जो है वो अभी जो है सरकार से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो इस चीज में जो डेथ हुई है शूटिंग में उसमें ज्यादातर हिंदू ही थे। जी, तो ये भी ये देखने वाली बात है कि आगे किधर को ये जाता है। फिलहाल हिंदुस्तान और नेपाल के रिलेशन भी ठीक है और जो आवाज उठ रही है कि अग्निवीर में नेपाली रिक्रूट को लो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने ही मना किया था कि अगर नेपाली आदमी को अपने सोल्जर को लेना है इंडियन आर्मी में रेगुलर आएगा, अग्निवीर में नहीं आएगा। लेकिन अब वहां का जवान कहता है कि मेरे को गल्फ में जाके वहां पे गुलामी करने से अच्छा है कि मैं हिंदुस्तान की आर्मी में इज्जत की नौकरी, चाहे वो अग्निवीर ही है, मैं वो करके गुरखा बटालियंस में जो इनकी स्पेशल सीट्स हैं उनमें हम जाके भर्ती होके इंडिया के साथ सर्विस करेंगे। और इसमें जो इंडिया से रिटायर हुए गुरखा नेपाली जवान वहां पे हैं, उनका बहुत बड़ा संगठन है जो इसके लिए लड़ रहा है कि हम वापस इंडियन आर्मी में जाने की हमारे बच्चों को इजाजत दी जाए। ये एक बहुत पॉजिटिव है और इसके साथ ही जो हिंदू राष्ट्र का है और तीसरा रिकॉग्निशन आया है कि आईएसआई जो है वो खलबली मचा रहा है, तो ये जो हमारे लिए एक अच्छा है कि हम आईएसआई पे भी नजर रख सकेंगे और इलाके में शांति रहेगी। जी बिल्कुल। और खलबली अगर नेपाल में है तो और भी ज्यादा खलबली हो मच रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ देखिए पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साबित करने के लिए वो बिल्कुल बड़ी मशक्कत कर रहा है। मुनीर पहुंच जाते हैं मिडिल ईस्ट, वहां पहुंच जाते हैं ट्रंप के साथ लंच करने के लिए, वो सब जगह पहुंचते हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंचते हैं। उन्होंने मक्का अकॉर्ड भी साइन कर दिया कि टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके करेंगे कुछ। एक तरफ अमेरिका को बताते हैं कि हम आप है ना हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका को $10 बिलियन का बिल दे दिया, सऊदी अरब से $10 बिलियन ऐंठने की फिक्र में है कि हम इतने सब काम कर रहे हैं आपको। ईरान के साथ है ना समझौता, अपनी ये दोस्ती बनाते हैं। और ईरान को जहां तक खबरें आ रही हैं, जो खाना पानी मिलता है वो पाकिस्तान ने 6 नए रूट बना दिए हैं कि ईरान तक खाना पानी जा सके, उनके कॉन्वॉय जा सके। जो शोल्डर फायर्ड मैन पैड्स हैं, मिसाइल्स चाइनीज, वो पहुंचा दी हैं पाकिस्तान के जरिए ईरान के अंदर। ईरान के साथ दोस्ती दिखाते हैं लेकिन चीन के साथ भी अपनी दोस्ती बना के रखी हुई है। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली तो उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन यही है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा गई बुलाने। घर में के अंदर दाने तो खत्म हो रहे हैं। बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कर दिया है, उधर पीओजे में चल रहा है, केपीके में तो है ही। अफगानिस्तान के साथ उनका तनाव है, बढ़ता जा रहा है एक तरीके से। अब वो वहां पे दुश्मनी हो गई है।
संक्षिप्त में अभय, आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत संक्षिप्त में बाकी चीजों की बात करेंगे। देखिए, अमेरिका, ये पाकिस्तान ने जो है, जो ये सारी चालें चल रहा है, वो एक सर्वाइवल की है। उसको पता है देश में उसकी हालत बहुत खराब है, और जो उसका हाइब्रिड सरकार बोलते हैं, सब कुछ करती तो फौज ही है, लेकिन नाम आ जाता सिविल सरकार का। उस हिसाब से वो उसके जो सिंध और पंजाब को छोड़ के बाकी प्रोविंसेस में हालत बिल्कुल खराब है। और जो उसकी इकोनॉमिक हालत है वो तो और खराब हो ही रही है। अभी आया था कि फ्यूल के चक्कर में भी वहां पे काफी दंगे वंगे होने शुरू हो गए, कि पेट्रोल और डीजल उनको, जनता को मिल नहीं रहा है। बिजली की दाम इतने ज्यादा हो गए हैं, और जो अगर कोई सोलर लगा के करना चाहता है, गवर्नमेंट उसको भी टैक्स करना चाहती है, क्योंकि उसने आईएमएफ को पैसे वापस करने हैं। और यहाँ पर अभी जो उसको मेन झटका लगा है, जो बाहर वो अपनी छवि बना रहा था, अमेरिका ने एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, पारदर्शिता रिपोर्ट निकाली है, जिसमें बोला है कि ये पाकिस्तान की फौज बताए कि वो अपने बजट का एकदम से 17% उसने रेस कर दिया है, और ये $10 बिलियन का उसका अभी खर्चा होगा डिफेंस में, जबकि उसके पास खाने के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीजों के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और बाहर से वो लोन ले रहा है। तो ये उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की आदत है, और ये वही देश है जहां से आईएमएफ के लोन भी उसको आते हैं, और खुद वो लोन लेके बाहर जा रहा है, और जो फौज और इंटेलिजेंस में खर्चा है वो बजट से बाहर को रखता है, वो किसी को बताता नहीं है कैसे खर्च हुए हैं। तो ये इसके ऊपर एक काफी, जो वो सोच रहा था कि मैंने ट्रम्प को जेब में कर लिया है और अमेरिका की तरफ से कुछ भी करेगा तो डिक्टेटरशिप चलती रहेगी, उसमें अमेरिका का जो सिस्टम है वो शायद पूरा ट्रम्प के कंट्रोल में नहीं है। वैसे भी जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, उसके इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते रहते हैं, उन्होंने अपना काम किया है, ट्रम्प कुछ और बोलते रहेंगे। तो वैसे भी जैसे ईरान ने बोला है, जब तक ट्रम्प है तब तक शांति नहीं होगी, वैसे इस मुनीर को पता है जब तक ट्रम्प है तब तक मैं जिंदा हूं, और ट्रम्प अगर स्ट्रांग है देश में तो कुछ मतलब बनेगा, अगर ट्रम्प खुद ही कमजोर हो जा रहा है तो वो भी इसको जो है टॉयलेट पेपर की तरह छोड़ देगा, अगर वो इस इलाके से निकल रहा है। तो ये चीजें हैं कि अभी के बारे में भी कल बात हो रही थी, कि फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला है कि उन लोगों को अब पता लग रहा है कि उनके परदादाओं ने, पीओके के परदादाओं ने कितनी गलती की, वो कबालियों को अपने पास लाने के लिए, और हिंदुस्तान में अगर आज होते तो उनकी क्या हालत होती। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो इंडिया की तरफ से जा रहा है। ये बात भी हो रही है कि 24 सीट जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में पीओके के लिए रखी गई है, और 3 जो हमारी लोकसभा में सीटें रखी गई हैं पीओके के वापस आने में, वहां के लोगों का है, इसको भी भर देना चाहिए। तो ऊपर से ये पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है, इंटरनेशनली जो आजाद कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, वो सब जगह यूएन में भी उसकी आवाज उठ रही है। तो पाकिस्तान की जो कहता था शहर कश्मीर है, अब वो शहर खुद उसी को खाने को आ रही है। तो ये सबको अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से असीम मुनीर जो है वो सर्वाइवल मोड में है। कहीं से अगर पैसे मिल जाए, चाहे वो तेहरा ये मिक्का अकॉर्ड साइन कर ले, चाहे सऊदी अरब से कर ले, 10 अरब वहां से ले ले, वो अपनी जो घर चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कब तक वो एक रहता है, कब तक वो बलूच को दबा के रख सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि अपने ही लोगों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कहीं नहीं होता है। तो इससे एक देश की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है, जो कि वो सोच रहा था डोमेस्टिक तो कैसा ही हो, कम से कम बाहर तो मेरी इज्जत बनी रहे। तो वो इज्जत और उसकी साख पे भी बना रही है। फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कोई ब्राइट नहीं है। बिल्कुल, और अगर फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ब्राइट नहीं है तो एक तरीके से फ्यूचर जो है मिडिल ईस्ट या पर्शियन गल्फ और यूक्रेन, वहां पे भी ब्राइट नहीं दिख रहा। देखिए, दोनों ये लड़ाइयां एक तरीके से मर्ज होती दिख रही हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। एक तरफ अगर एम्यूनिशन शॉर्टेज है, मिसाइल शॉर्टेजेस हैं, खास करके इंटरसेप्टर, ये खाड़ी में भी है, यूक्रेन में भी है। यहां पे अमेरिका सफर कर रहा है, वहां यूक्रेन सफर कर रहा है। अब ईरान ने उठा के अपना जो लड़ाई है उसको ज्योग्राफिकली बढ़ाया, वहां यूक्रेन भी ज्योग्राफिकली लड़ाई बढ़ा रहा है, उससे रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमिकली। तीसरा, मैन पावर। एक तरफ रशिया के पास आदमी कम होते जा रहे हैं तो उसने उठा के
नॉर्थ कोरिया से मैन पावर ली, नॉर्थ कोरिया से मिसाइल भी ले रहा है। वहां यूक्रेन के वहां तो ये कहा जा रहा है कि 14-14 साल के लड़कों को भी युद्ध में डाला जा रहा है, उनको खींच के लाया जा रहा है। वहां पे भी मिसाइल्स और इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, अमेरिका दे नहीं सकता। यूरोप को डर लगा कि अगर मेरी बारी आई तो मैं क्या करूंगा। इस सब के बीच में खबर आती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन में अगर ईरान की बात माने तो म्यूटनी हो गई, वेस्टर्न मीडिया की बात माने तो वहां पे बगावत तो नहीं हुई है, लेकिन डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई लोग जो हैं वो कब तक एक ही जगह पे लड़ते रहेंगे, खास करके ऐसी लड़ाई जो शायद उनकी ना हो। खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर में देखिए, नेवी में एक बहुत खास चीज होती है, वो है हम एक ऐसे जगह पे बैठे हैं जो स्टेबल नहीं है। आर्मी जो है जब लड़ती है तो धरती के ऊपर है, धरती स्टेबल है, लेकिन जहाज जो है वो हिलता है, कॉन्स्टेंटली हिलता है। चाहे जितना भी बड़ा जहाज है, थोड़ा बहुत तो हिलता ही हिलता है। अब उस सब के बीच में आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, खुली हवा नहीं है, खाना कम खराब हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, साबुन नहीं है। तो इस सब की चीजों के लिए आपको चाहिए सप्लाई लाइंस, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक लाइंस। ये पहले बहरीन में थी और अमेरिका के पास कोई समस्या नहीं थी। आज खाड़ी के अंदर अमेरिका कोई भी जहाज नहीं है, वॉरशिप दैट इज। तो बहरीन का जो मेजर लॉजिस्टिक नोड है वो रहा नहीं है, डीगो गार्सिया 2200 किलोमीटर मील दूर है। तो इस सब के बीच में आप बिल्कुल संक्षिप्त में आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई एक बार दोनों की दोनों एक बार फिर से नेवर एंडिंग वॉर पे हैं कि ये देखेंगे कब तक कौन जी सकता है? क्या ये लड़ाई सिर्फ एक इंडस्ट्री के हिसाब से लड़ाई हो गई है कि किसकी इंडस्ट्री कब तक चलती रहेगी? क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, थकावट दोनों तरफ से ही हो गई है, लेकिन ईरान अपनी सरजमी पर है, अपना पानी, उसकी नदियां चल रही हैं, उसके लोग वहां पे हैं, अपने ही इलाके को वो डिफेंड कर रहे हैं। तो मोटिवेशन पे अलग है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप बेसिकली आप हथियार निकाल दो, वो निकाल दो, बंदे के पास अगर पीने को पानी है और 2 रोटी वो अपनी नान बना के खा सकता है तो वो चल जाएगा। लेकिन एक अपने देश से 4000-5000 किलोमीटर दूर एक शिप के ऊपर जो फोर्स रहती है, उसको रोटेशन करना और उसको फ्रेश होने का टाइम देना मेंटली, क्योंकि ये बहुत तनाव भरी सिचुएशन है जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह में लोग बाग काम कर रहे हैं। कम जगह है, प्राइवेसी नहीं है, कॉन्स्टेंटली है, कभी थ्रेट भी आ सकता है दुश्मन का, वो तो है ही है। तो ऐसी हालत में अगर 260 दिन तक आप किसी एक ग्रुप लोगों को बिना रेस्ट, बिना छुट्टी, बिना उसके रखेंगे, तो जाहिर है कि वहां पे कंप्लेंट होगा ही। और दूसरा मैंने ये भी देखा है आज की तारीख में हर जगह सोशल मीडिया है, वो अपने घर में फोटो भेज रहे हैं, मेरा खाना ऐसा है, शिप के अंदर मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। मेरे ख्याल से ये एक सीख है बाकी फौज के लिए कि जब आप ऑपरेशन में निकल गए हैं तो ये सोशल मीडिया और ये चीजें आउट होनी चाहिए। पहली बात तो ये आपकी लोकेशन लीक कर देती है, और दूसरा ये हो सकता है मोराल कभी दूर हो सकता है कि हो, लेकिन एक पूरे देश में एक फ्रंटलाइन फाइटर के अंदर कैसा हो रहा है ये बताना तो एक कोई ढंग की बात नहीं है। हम भी ऐसी हालात में, हमारी फौज भी रही है कि ठीक है अगर नहीं होगा तो गुड़ चना खा लेंगे, गुड़ चना खा के रहे, शाम को सब मिल के जो है 10 लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं। तो वो मानसिक तौर से भी मेरे ख्याल से हम लोग जो है, हमारी फौजें जो है वो ज्यादा स्टर्डी है। और मेरे को कहीं लगता है कि ये जो अमेरिका की फौज वगैरह है, टेक्नोलॉजी में ठीक है, शॉर्ट वॉर्स के लिए ठीक है, कि लंबी दौड़ में एज अ कम्युनिटी रहकर बात और रहना, वो मेरे ख्याल से कहीं पे दिखाई दे रहा है कि दरारें हैं, एक लिमिटेशन है। आप न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को सालों साल चला सकते हो, लेकिन उस पे बैठी हुई जो ह्यूमन कम्युनिटी है, अगर वो एक मानसिक रूप से एक मिली जुली नहीं है, बहुत इंडिविजुअल है, माई प्राइवेसी वाली है, तो थोड़े दिनों में उसमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, और ये फौज के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल साफ हम लोगों ने आज बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो इंसान, टेक्नोलॉजी से भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है आपका तो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो सबमरीन पनडुब्बियों में रहा, वहां तो और भी कम जगह थी, और भी कम प्रिवेसी थी, और भी ज्यादा तकलीफें थी। और आप सही कहते हैं, चाहे वो गुड़ चना हो या वो बॉइल्ड एग और
है ना, चावल हो, हम तो उससे भी काम चलाया है। लेकिन देखिए पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट है, सब जगह कहीं ना कोई लड़ाई तो चली रही है। जो बड़े बड़े देश हैं, चीन, अमेरिका, रशिया, ये सब बुरी तरह से इसमें पिसे हुए हैं। छोटे देश भी इसमें नहीं आए हैं। अगर एकमात्र किरण दिखाई देती है विकसित, अगर इम्प्रूवमेंट की, इकोनॉमिकली स्टेबल की, वो है भारत। भारत इकोनॉमिकली स्टेबल है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे छोटी मोटी चीजें होती हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए हमारे साथ जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एक मेरे ख्याल से 15 अगस्त के दिन जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मैसेज ज्यादा था, और बाकी जब जो था वो तो अपनी जगह पे था, उस सब की बात तो हम किसी और समय पे करेंगे। लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि हमको तैयार रहना है कि अगर बाकी चीजें वेपनाइज हो जाएं, उसके बाद भी हमें तैयार होना है, क्योंकि हर चीज वेपनाइज हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हो, हर चीज को आपने वेपनाइज कर रखा है। इस सब के बाद भी अगर भारत को खड़ा होना है तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। दूसरा ये मैसेज है कि आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज योर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। तीसरा उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं हो सकता, आपको लॉजिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और एक तरीके से आप देखिए, जो समुद्र है, ओशंस, इन्होंने अपना समय वापस बना लिया है बहुत सी तरीकों से, और अब आप बिना ओशन के, बिना नौसेना के, बिना अपने ट्रेड सप्लाई चेन, सप्लाई रूट्स, ट्रेड रूट्स, इनको बिना आप, अगर आप इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप विकसित भारत की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये थी खबरें इस हफ्ते की। अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए। तब तक अभय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।